नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि एमपीपीएससी प्री 2027 का नया बैच प्रारंभ हो चुका है। देखो, अभी हाल ही में एक बात आप लोगों को समझनी चाहिए यदि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर एमपीपीएससी की। ये जो बैच है एमपीपीएससी का प्री का, एक एक टॉपिक विथ क्वेश्चन मार्क। अब वो पर्टिकुलर टॉपिक तो ठीक है, लेकिन विथ क्वेश्चन मार्क जो टॉपिक है या कॉमा कॉमा लगा हुआ पूरा टॉपिक है, उन टॉपिकों से एक एक टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको बाहर निकालेंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। देखो, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से भी क्वेश्चन हमेशा मिले हैं, और कैसे मिले हैं वो आपको जब आगे वीडियो लास्ट तक देखोगे, थोड़ा पेशेंस रखोगे तभी। क्यों? क्योंकि यदि आप वर्तमान में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स और सिलेबस में बहुत तगड़ी पकड़ होगी तभी निकलेगा। क्योंकि 2026 का जो रिजल्ट है वो खुद बताता है कि 71 लिस्ट है। आप समझ सकते हो कि यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो यही लिस्ट 82 और 83 होती। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी 71 है, जबकि बहुत सारे लोग 62 नंबर, 63 नंबर, 64 नंबर लिस्ट के लिए बोल रहे थे। तो चलिए आज से ही शुरुआत करते हैं और अगले 4 महीने तक साथ में रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और फिर उसके बाद जैसे ही पेपर होगा आप खुद देखेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से जीरो से लेकर के और लास्ट तक तैयारी हुई है। तो शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। अच्छा, अब एक एक बात को बहुत अच्छे से और बहुत गौर से, ध्यान से, पेशेंस रख करके लास्ट तक समझिएगा। आपको खुद लगेगा कि ज्ञान परंपरा से बहुत सारी चीजें दिमाग में, बहुत सारे फैक्ट मिल चुके हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का सीधा सा मतलब है कि प्राचीन भारत में कौन कौन से ऐसे महापुरुष या सिद्ध पुरुष या ज्ञानी लोग हुए जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी और बड़े बड़े सिद्धांत दिए, उनकी इंपॉर्टेंट फैक्टों को जानना ही अपना काम है। ठीक है, तो आपका ये जो पहला टॉपिक लिखा हुआ है एमपीपीएससी प्री का, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, वो जो है तो एकदम सही है। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है कि तीन जो है तो महापुरुषों के नाम या 3 विद्वानों के नाम याद रखिएगा। एक का नाम है चरक, दूसरे का सुश्रुत, तीसरे का बाघभट्ट। चरक, सुश्रुत और बाघभट्ट, 3 नाम याद रखिएगा। देखो, चरक की आपको पुस्तक सबको मालूम होगी, क्या पुस्तक है? चरक संहिता। सुश्रुत की है सुश्रुत संहिता, और बाघभट्ट की है अष्टांग हृदय। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पुस्तकें तो सबको याद है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है यहाँ का इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इन तीनों को मिला करके क्या कहा जाता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इन तीनों को जब मिलाओगे, चरक, सुश्रुत और बाघभट्ट को, तो और ये जो तीनों पुस्तक है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, इन तीनों को मिलाओगे तो इसको बोलते हैं आयुर्वेदिक त्रयी। क्या बोलते हैं इनको? आयुर्वेदिक त्रयी। तो आयुर्वेदिक त्रयी किसे कहा जाता है? तो आप समझ लीजिए, चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदय को जब मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है? आयुर्वेदिक त्रयी बन जाता है। तो बात यहां तक समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1618 की डेट याद रखिएगा। आपने देखा होगा अभी 2026 में अच्छा खासा डाटा पूछा गया, अच्छे खासी डाटा की क्वेश्चन थे, डेटें भी थी। तो 1618 याद रखिएगा, डेट थोड़ा इंपॉर्टेंट है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा टॉपिक की। 1618 में क्या हुआ था? 1618 में आधुनिक खगोल विज्ञान की शुरुआत हुई थी। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि आधुनिक खगोल विज्ञान की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर रहेगा 1618 में आधुनिक खगोल विज्ञान की शुरुआत हुई थी। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का एक सिद्धांत है, देखो आपको पता है, इसका सिद्धांत याद है, बट कंफ्यूजन हो जाता है जब ऑप्शन रहते हैं ना 4-5, तब उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि ये आर्यभट्ट का है कि ये भास्कर का है कि ये किसका है। तो देखिए, आर्यभट्ट जी ने एक सिद्धांत दिया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। क्या सिद्धांत दिया आर्यभट्ट ने? कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य का परिक्रमा करती है। ये आर्यभट्ट जी ने सिद्धांत दे दिया था। तो यही प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा है कि उस समय आर्यभट्ट ने ये बता दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए, इसके बाद कौन आते हैं? इसके बाद आते हैं ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने एक सिद्धांत दिया, ये तो आसान है। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत जो है किन्होंने दिया था? ब्रह्मगुप्त ने सिद्धांत दिया था, जिसको बोलते हैं ब्रह्म स्फुट सिद्धांत के नाम से जाना गया। और सिद्धांत किसने दिया? ब्रह्मगुप्त जी ने सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हो गई। अगला देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिए, भास्कर प्रथम। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्यभट्ट सब लोगों को पता है, अच्छा क्वेश्चन है, बट भास्कर प्रथम से 2-3 बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो भास्कर प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट है। भास्कर प्रथम ने क्या सिद्धांत दिए? खगोलविद तथा गणितज्ञ
ये कौन थे? भास्कर प्रथम जो थे खगोलविद और गणितज्ञ थे। भाई साहब यहां भी याद रखिएगा, है ना, कि भास्कर प्रथम थे कौन? ये खगोलविद थे और गणितज्ञ थे। इनकी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इन्होंने चतुर्भुज की चर्चा, भास्कर प्रथम ने चतुर्भुज की चर्चा की थी। तो सीधे सीधे क्वेश्चन ही पूछ ले कि चतुर्भुज की चर्चा सर्वप्रथम किसने की थी? तो उसका आंसर रहेगा भास्कर प्रथम ने सर्वप्रथम चतुर्भुज की चर्चा की थी। अगला, अच्छा भास्कर प्रथम का जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बल्लभी, गुजरात। कहां? भास्कर प्रथम कहां के थे? बल्लभी, गुजरात के थे। आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि आर्यभट्ट का जन्म कहां हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनके जन्म पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आर्यभट्ट का जन्म कहां हुआ था? लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि भास्कर प्रथम का जन्म कहां हुआ था? बल्लभी, गुजरात में हुआ था। तो यहां तक के फैक्ट समझ में आ गए। अब चलिए कुछ चीजें और देख लेते हैं। कुछ चीजें ये हैं इसमें कि सीधे सीधे क्वेश्चन, आयुष मंत्रालय का गठन कब हुआ था? ये कुछ फैक्ट मैंने निकाल के रखे थे। आयुष मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो आयुष मंत्रालय का जो गठन है वो कब हुआ था? 2014 में हुआ था। आयुष मंत्रालय का गठन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करते चलिए। किसी भी चीज में ये नहीं कि हाँ ये हमें रटा हुआ है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला फैक्ट आता है आपका वराहमिहिर। देखो भास्कर प्रथम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भास्कर द्वितीय भी है। वराहमिहिर से संबंधित क्या है? इनकी पुस्तकें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो पुस्तकें 3 हैं, पंच सिद्धांत का, दशमलव प्रणाली और अंकन प्रणाली। देखिए यहां याद रखिएगा, वराहमिहिर की पुस्तक, वराहमिहिर की 3 पुस्तक हैं। कौन कौन सी हैं? पंच सिद्धांत का, दशमलव प्रणाली और अंकन प्रणाली। ये 3 पुस्तकें किसकी हैं? भास्कर प्रथम की हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, भास्कर द्वितीय, भास्कर द्वितीय कौन थे? गणितज्ञ थे, ठीक है। सिद्धांत शिरोमणि, सबसे ज्यादा भास्कर द्वितीय का यदि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो उनकी रचना सिद्धांत शिरोमणि, बिल्कुल याद रखिएगा। भास्कर द्वितीय की रचना कौन सी है? सिद्धांत शिरोमणि भास्कर द्वितीय की रचना है। और इसमें क्या है? देखो सिद्धांत शिरोमणि जो एक बड़ी पुस्तक है, उसके 4 भाग हैं, उसके 4 अध्याय हैं। उन 4 अध्यायों के भी क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि लीलावती की रचना किसने की, है ना। तो बिल्कुल उसमें नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना। मान लो एक ये पुस्तक है, बड़ी सी पुस्तक है, सिद्धांत शिरोमणि, इसका नाम है, क्या नाम है? सिद्धांत शिरोमणि इस पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के 4 हिस्से हो जाते हैं। 4 हिस्से कौन कौन से हैं? पहला हिस्सा है जिसको बोलते हैं लीलावती, ठीक है। दूसरा हिस्सा है बीजगणित और तीसरा हिस्सा है ग्रहगणित और चौथा हिस्सा है गोलाध्याय, गोलाध्याय। ये 4 हिस्से किसके हैं? ये 4 हिस्से आपके हो जाते हैं भास्कर द्वितीय की, जो सिद्धांत शिरोमणि बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बताए। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जब PYQ सॉल्व करेंगे उसमें। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि करंट अफेयर्स, साप्ताहिक करंट अफेयर्स की डेली क्लास आपको मिल रही है। करंट अफेयर्स साथ में तैयार करेंगे हर सप्ताह वाइज, उसके बाद पूरे महीने का, फिर 2 महीने का, फिर 3 महीने का, फिर 4 महीने का, 6 महीने का, मतलब एक कंटिन्यूटी बना के रखेंगे धीरे धीरे करके कि करंट अफेयर्स भी चलता रहे, साथ में एक एक टॉपिक, एक एक यूनिट वाइज अपना जो है तो ये सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।